नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी टर्म 1 की तैयारी। तो भाई जिसने जिसने तैयारी शुरू नहीं करी है, अब भी देर नहीं हुई है। जब जागो तभी सवेरा, किसी ने कहा है। इसका मतलब क्या होता है कि भैया अगर आप पुराना समय व्यर्थ कर चुके हो तो आगे आने वाला समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें। जो हो चुका दोस्तों उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो और तैयार हो सकते हो। तो आज तैयारी करने वाले हैं हम किस चैप्टर की दोस्तों? आज के चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये वो चैप्टर है जो तीसरा चैप्टर कहा जाता है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का, सॉरी। अब इस तीसरे चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई देश आजाद हो गया, हमने वो पढ़ लिया कि आजादी के टाइम पे क्या स्थिति थी। फिर 1950 से लेके 1990 तक, मतलब आजादी के बाद से लेके 1947-50 तो सोचने में लग गए कि क्या हुआ। 50 से लेके 90 तक हमने खूब फड्डे मारे अपने देश में कि ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। कुछ चीजें अच्छी भी करी, कुछ फड्डे निशाने पे लग गए और कुछ फेल हो गए। अब 1990 में जब भारत आ गया तो भैया ऐसे माथा पकड़ के बैठने वाली स्थिति आ गई। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो 3-4 दिन का भी नहीं रह गया और विदेशों पर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई कि वो अपनी मर्जी चला। मतलब इतनी बुरी स्थिति आ गई थी कि शायद दोबारा गुलाम ना बन जाए भारत। फाइनेंशियली इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी हमारे इंडिया की। तो 1991 में जब इतनी बुरी हालत हो गई तो भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो हमारे सामने मसीहा बन के आए हमारे सरदार जी। कौन जी? प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, साइलेंट प्राइम मिनिस्टर मूवी बनी है उनके नाम पे जी, मनमोहन सिंह जी। बिल्कुल भाई साहब, मनमोहन सिंह जी ने एक ड्राफ्ट करा पॉलिसी का कि भाई अब इंडिया के नए चेहरे की जरूरत है। जैसे मोदी जी आए तो मोदी जी ने इंडिया का एक नया चेहरा दिखाने की कोशिश करी है। ऐसी मनमोहन सिंह जी ने 1991 में क्या किया था, इंडिया को एक नए तरीके से रिफॉर्म कर दिया था। तो उसी 1991 की पॉलिसी में 3 मेजर चेंजेस जो थे वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन 3 चेंजेस को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इन 3 चेंजेस को कैसे किया गया, इनकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा। तो बच्चों चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें थोड़े से ज्यादा असर्शन और रीजन मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप बिल्कुल भी मिस्टेक ना करें एग्जाम में। और असर्शन रीजन करने की इतनी सारी टेक्निक आप लोग मेरे से जान ही चुके हो कि मिनटों में किया हुआ काम सेकंडों में कर देते हो आप। एकदम सेकंडों में आंसर निकलेगा बच्चों। तो भैया चलते हैं जरा अपने चैप्टर की ओर। आ जाओ जी, पहला क्वेश्चन आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। आ गया जी पहला क्वेश्चन, हो जाए इससे 2-2 हाथ। क्या कह रहा है? देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट नीड टू इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी मेजर which could improve the efficiency and productivity in the economy। बिल्कुल जी, सिग्निफिकेंस अर्जेंट, बहुत जरूरी नीड थी क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो असर्शन और रीजन को समझने के लिए एक ये भी तरीका होता है, यहां पर क्या लगा दो आप, बिकॉज। ये कह रहा है कि इंडिया में जरूरत थी बिकॉज एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ वाज इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इसके पहले इसको पढ़ो और फिर इसको पढ़ो, बिकॉज को, which provide a structural shift in the policy perspective of Indian economy। मतलब 1991 में हमने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी जिसको हमने क्या बोला जी, एलपीजी मॉडल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को बहुत जरूरत थी इस चीज की। तो भैया ये वाली बात भी एकदम सच है और ये वाली बात भी एकदम सच है। जब हम 2 बातों को सच कर देते हैं तो तीसरे स्टेप पे जाते हैं, रिलेशन भी बैठ रहा है तो आंसर ए आ जाएगा दोस्तों। तो कंप्यूटर जी जरा आंसर बता दीजिए। आंसर ए आ गया। कितना आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। एवरी ईयर गवर्नमेंट क्या करती है, अपना टारगेट फिक्स करती है किसका, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। तो दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर यूनिट अपने कुछ शेयर्स को पब्लिक, छोटे छोटे बालक जो हमारे पब्लिक है, पब्लिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और उनसे कहती है आओ इस कंपनी में पैसा लगाओ, हमको पैसा दो और इस कंपनी के थोड़े से पोर्शन के आप मालिक बन जाओ, जितने आप शेयर खरीदोगे। इससे क्या होता है कि उस पब्लिक कंपनी को पैसा मिल जाता है फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए, अपनी नई नई मशीनें, नई नई मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए और नए नए ब्रांचेस
एस्टैब्लिशमेंट्स करने के लिए, तो हाँ जी, सरकार हर साल सोचती है कि डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हर साल टैक्स से उतना पैसा नहीं आ पाता कि पूरे देश का काम चल जाए। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री एक ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनमें हमेशा बजट जो है डेफिसिट में जाता होता है। क्यों भाई बजट डेफिसिट में क्यों जाता है? क्योंकि हमें विकास करना है, हमें डेवलपमेंट करना है, खर्चे करने पड़ेंगे ज्यादा और इनकम होगी हमारी थोड़ी सी कम। तो भैया ये वाली बात एकदम सही साबित हो गई। अगले पे आ जाओ। रीजन क्या कह रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट। अरे ये कहां से आ गए भाई साहब? डिसइन्वेस्टमेंट is an excellent tool for discarding the loss incurring public sector enterprises। बिल्कुल सही। अगर कोई सरकारी कंपनी नुकसान में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट बच्चों एक इतना अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप उस लॉस को कवर कर सकते हो, इवन कंपनी को बेच के प्रॉफिट भी कमा सकते हो और अपने बजट में होने वाले डेफिसिट को खत्म कर सकते हो। इसे बोलते क्या है? थोड़ा बजट में चले जाओ, कैपिटल रिसीट। वेरी गुड। तो भैया ये वाली बात भी एकदम सही है और इन दोनों का पूरा पूरा आपस में संबंध बैठ रहा है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिकॉज लगा दोगे तो स्टेटमेंट बन जाएगी कितनी अच्छी। अच्छा जी, तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों? ए ही इसका आंसर होना चाहिए। कितना आसान होता है असर्शन और रीजन को करना। तो भैया कॉपी पेन लेके बैठो, जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं अगर आपने उनको नोट नहीं किया तो फिर आगे एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देयर हैज बीन अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द रोल ऑफ द आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। बिल्कुल जी। जब 1991 में एलपीजी की पॉलिसी आई तो उसमें हमने क्या करा? जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म करा हमने। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, जैसे बहुत सारे करते हैं ना हमने, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म था जिसमें बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, उनकी ब्रांचेस खोलने की परमिशन दे दी गई, तो उसी वाले रिफॉर्म के अंदर हमने आरबीआई को क्या कर दिया? पहले आरबीआई सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के ठोकता रहता था। हमने कहा भाई साहब आप रेगुलेटर टू क्या हो जाओ? फैसिलिटेटर। आप खाली रूल्स रेगुलेशन ना बनाओ, आप फैसिलिटीज भी देना शुरू कर दो। तो ऐसा हुआ था भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, और हमने 1991 में ऐसा किया था, तो ट्रू हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर हैज टू कंसल्ट आरबीआई बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ये एकदम गलत बात साबित हो रही है। ये कह रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर है, अगर उसे कोई डिसीजन लेना होगा तो आरबीआई से बात करनी पड़ेगी। भाई आरबीआई आपका क्वेश्चन आंसर बैंक थोड़ी है जो आप जाओगे पूछोगे वो हाँ बोलेगा फिर आप काम करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया ये वाली बात फॉल्स साबित होती है। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं अंडर द गाइडलाइन। आरबीआई ने गाइडलाइन बताई है कि इस वाले दायरे से बाहर नहीं जाना आपको, बाकी डिसीजन जो मर्जी लो। आरबीआई ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। तो भैया एक सही और एक गलत, मतलब सी और डी में से तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। सी हमारा आंसर है। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? सेलिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ एन इक्विटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ये कह रहा है कि अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का एक पार्ट बेच दो तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। हमने कहा जी ठीक है। द मेन रीजन फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इज टू कीप ऑल द ऑपरेशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री अंडर द प्राइवेट सेक्टर। तो पहले वाली बात तो एकदम सही है कि भाई अगर आप बेचोगे तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ये कह रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि हम पूरे देश को प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं क्या? कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर को सब चीजें नहीं देना चाहते हैं, हमारा मोटिव ये नहीं है। हमारा मोटिव है सिर्फ डेवलपमेंट करना। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज गुड बट टू द सम एक्सटेंट ओनली। इसीलिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को देना अच्छा नहीं होगा, और ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स निकल के आ जाएगी और आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। देखिए जरा जी, आंसर आ गया सी हमारा। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू मैनेज द क्राइसिस। भाई इकोनॉमी के अंदर अगर क्राइसिस मतलब बुरी स्थिति, बुरी सिचुएशन ऐसा कुछ आ जाता है,
इंडिया अप्रोच्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अच्छा आ चुका है, ये पुरानी बातें बता रहा है कि इंडिया जो है आईएमएफ के पास गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गई, वर्ल्ड बैंक के पास गई और इन्होंने इनको $7 बिलियन का लोन दिया। भाई ये 1991 में ऐसा हुआ था जब मनमोहन सिंह जी ने हेल्प करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी कि हम 7 बिलियन का लोन आपको तभी देंगे जब आप एलपीजी वाली पॉलिसी लॉन्च करो, क्योंकि 1991 से पहले हम लोग ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी फॉलो करते थे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी फॉलो करते थे, इनवर्ड ट्रेड लुकिंग की स्ट्रेटजी फॉलो करते थे। तो हम लोगों ने जब ये स्ट्रेटजी हटाने की बात करी एलपीजी, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक राजी हो गया हमें $7 बिलियन का लोन देने के लिए, यूज करो इकोनॉमी बचा लो अपनी। हमने कहा ठीक है जी। तो ये वाली बात एकदम सच साबित होती है भैया, ट्रू होती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू इट्स लोएस्ट लेवल, 1991 की बात कर रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज इतना कम हो गया था कि उससे कम तो अब होता तो बर्बाद हो जाते एकदम। विद अ रिलेक्टेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज टू लैंड टू इंडिया, और ये भी हुआ था, हर देश ने हमारा साथ छोड़ दिया था उस टाइम पे। किसी देश ने हमें लोन देने के लिए हामी नहीं भरी, सब ने मना कर दिया कि भैया आप तो वैसे ही बर्बाद हो चुके हो, हम आपको लोन देंगे, पता नहीं हमारा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गए थे और उनकी सारी की सारी कंडीशंस हमें क्या करनी पड़ी थी, माननी पड़ी थी, फॉलो करनी पड़ी थी। भैया दिक्कत हो गई थी बहुत ज्यादा। तो ये वाली बात भी एकदम ट्रू है और यही रीजन है कि हमें यहां पर जाना पड़ा। तो रीजन भी एकदम सही साबित हो रहा है दोस्तों। तो ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अब जरा फटाफट से फोड़ते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, assertion as an immediate measure to resolve the financial crisis India devaluated its currency in 1991। अब इंडिया ने ना अपनी करेंसी को तुरंत डीवैल्यू कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीवैल्यूएशन, जरा ध्यान देंगे बच्चों, जरा थोड़ा सा। डीवैल्यूएशन बच्चों एक होता है डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी और एक होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। भाई डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है मार्केट फोर्सेस की वजह से, मार्केट में जो डिमांड चल रहा है, मार्केट में जो सप्लाई चल रही है उसकी वजह से। बट जो डीवैल्यूएशन होता है ये हम खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं भाई, कम कर दे रहे हैं। क्यों कम कर दे रहे हैं भाई, ताकि हमारी करेंसी क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, चीप हो जाए और बाकी लोग लालच में आके हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी इसकी वजह से, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट इज द डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। समझ में आ गई बात। तो इंडिया ने 1991 में डीवैल्यूएशन करना शुरू कर दिया ताकि जो विदेशी लोग हैं वो हमारे यहां पर ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दें। अच्छा जी, और फिर उसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, ये वाली बात जो हो रही है इससे कुछ फायदा हो रहा है, ये कनेक्शन है कि नहीं है। तो ये तो ट्रू साबित हो गई दोस्तों, ये क्या हो गई, ट्रू साबित हो गई। दिस अलाउ इंडिया टू मीट इट्स इंपोर्ट बिल एंड रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब इस करेंसी के सस्ता होने की वजह से दूसरे देशों ने हमें इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और जो हमारा इंपोर्ट बिल था उसकी समस्या को हमने रिजॉल्व कर दिया और हमें पेमेंट करने का टाइम पीरियड मिल गया और इसकी वजह से दूसरे देश अट्रैक्ट हुए हमारे यहां पर ट्रेड करने के लिए। तो ये वाली बात भी एकदम सही साबित होती है। इंपोर्ट बिल का मतलब होता है कि जब कोई सेलर, दूसरी कंट्री का सेलर हमें कोई सामान बेचता है और उसके बदले में क्या देता है, बिल दे देता है और बिल पे लिखा होता है कि इतने टाइम बाद पैसा देना पड़ेगा। तो इस समस्या को खत्म कर दिया हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, क्योंकि अभी देना नहीं पड़ेगा, अभी तो पैसा है भी नहीं, तो अभी देना नहीं पड़ेगा। तो भैया फायदा हो जाएगा दूसरे वाले कंट्री का ज्यादा, इसलिए वो इस चीज के लिए राजी हो जाएगा। तो ये भी ट्रू है और इन दोनों का आपस में रिलेशन भी एकदम सही है। तो आंसर इसका बैठता है दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो मैंने इस बार इसको आपको 5 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट सरकारी कंपनी के पार्ट को बेचते हो पब्लिक को तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। एकदम ट्रू, एकदम सही बात कह रहा है जी, बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा करते क्यों है ये देखते हैं जरा। डिसइन्वेस्टमेंट रेजेस रिसोर्सेज फॉर द बजट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। भाई ये सही बात है, मैंने बताया आपको कि अगर बजट में नुकसान हो रहा है सरकारी कंपनी को बेच के आप अपने नुकसान को भर सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट इसी का पार्ट है, कैपिटल रिसीट का पार्ट है, और ये देता है पैसा उन्हीं कंपनीज को नई नई चीजें अप्लाई करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी फॉलो करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो भाई ये वाली बात भी एकदम सही साबित हो जाती है मेरे भाइयों और बहनों। तो ये और ये आपस में बिल्कुल रिलेटेड है, ये इसका सही रीजन बैठ रहा है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा जी, ए ही इसका सही आंसर होगा। भाई बी का मतलब होता है कि अगर ये इससे कुछ अलग बात कर रहा होता तो अलग बात तो कर नहीं रहा है, और दोनों सही भी बोल रहे हैं, तो ए ही सही आंसर होगा दोस्तों। सही आंसर पे आ गए हम लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस्ड एन इंक्रीज इन ग्रोथ ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड। ये कह रहा है कि 1991 में 1991 जब आया तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने लग गया। भाई बिल्कुल ग्रो नहीं करा, ये हो गई फॉल्स, ये तो गलत बात हो गई है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और दोस्तों अगर असर्शन फॉल्स आ जाए, ऐसे आंखें बंद करो, डी पे आंसर लगा दो, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई अब थोड़ा सा रीजन बता दूं कि उस टाइम पे 1991 में हमारा एग्रीकल्चर इंक्रीज क्यों नहीं हो पाया, बढ़ क्यों नहीं पाया, क्योंकि हमने एलपीजी की पॉलिसी में एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया, इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया, और एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म कर दिया, या फिर उस पर इतना फोकस नहीं करा कि वो भी उसी स्पीड से ग्रो कर सके जिस स्पीड से बाकी सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे दोस्तों। तो ये नुकसान हमें बहुत ज्यादा हुआ भाई यहां पर। तो ये वाली बात फॉल्स हो गई, इसलिए आंसर दिया जाता है। अब बाकी पढ़ते हैं कि समझना तो है ही पूरे चैप्टर को, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दो। डिक्लाइन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी एडवर्सली अफेक्ट द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या करा था उस टाइम पे, जो फर्टिलाइजर्स होते थे, खाद वगैरह, उसकी सब्सिडी को खत्म कर दिया, और हमने सरकारी चीजों पे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया जो किसान के बेनिफिट के लिए थी। तो ये वाली बात एकदम ट्रू है, बट ये फॉल्स हो चुका है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। और आपस में संबंध देख ही नहीं सकते इनमें, गलत आदमी का किसी से संबंध नहीं हो सकता। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया जी, डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे की वीडियोस, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, आगे के चैप्टर्स में से ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हमने आपके लिए एमसीक्यू की सारी वीडियोस बनाई हैं, असर्शन एंड रीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है दोस्तों क्या, केस स्टडी। केस स्टडी की वीडियो भी आप लोगों के लिए हमने बना रखी है, और उन वीडियोस को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।